हेलो गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। और बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट वीडियो में बिहेवियरल फाइनेंस के ऊपर। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इसके ऊपर एक पूरी सीरीज आएगी और ये इसकी फर्स्ट वीडियो है। टाइटल देख के आप समझ गए होंगे, निफ्टी लगभग 14,000 पे आ चुका है, 14,000 पे खड़ा है निफ्टी। क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ग्रीड और फियर किस तरीके से हमारे माइंड को इम्पैक्ट करते हैं, हमें इस समय क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। बट एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा गाइस, यहाँ पे वीडियोस के अंदर हम छोटे छोटे टॉपिक्स और छोटे छोटे स्निपेट्स डिस्कस करेंगे। बट होता क्या है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ते हैं और स्पेशली बिहेवियरल फाइनेंस को, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेटली लोगों की साइकोलॉजी जो होती है वही इंपैक्ट कर रही होती है मार्केट्स को और उनकी फंक्शनिंग को। इसलिए हमें मार्केट की अगर साइकोलॉजी समझनी है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बिहेवियरल फाइनेंस के ऊपर स्टडी करें, रिसर्च करें और पढ़ें और चीज़ों को समझें, बिहेवियर्स ऑब्जर्व करें लोगों के, मार्केट्स के, और उनसे फिर कंक्लूजन ड्राइव करें। तो अगर ये सब हमें करना है तो हमें रीडिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो ऐसी बुक्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। जब तक मेरी बिहेवियरल फाइनेंस की सीरीज वाइंड अप नहीं हो जाती तब तक तो कम से कम मैं डालता रहूंगा उनके लिंक्स। आई होप अगर आप वो बुक पढ़ते हैं तो आपको काफी एक गाइडेंस मिलेगी। पर्सनली मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करी है इन बुक्स ने, स्पेशली कोविड के क्रैश के टाइम पे, कि मुझे समझ आने लगा कि किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। एंड आई हैव बिकम अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टर एज कंपेयर टू माई प्रीवियस सेल्फ। तो मेरे में बहुत बड़ा चेंज आया है और आपने देखा इस चैनल के अंदर भी जो बात होती है हमेशा बड़ी सटीक होती है, या एनालिसिस जिन भी चीज़ों का किया जाता है वो बहुत ही एक्यूरेट निकल रहा है। अब वो देखो, उसके अंदर रिस्क हमेशा रहता है। एंड अगर मैं कोई चीज़ यूट्यूब पे डाल रहा हूँ तो पब्लिक डोमेन में डाल रहा हूँ तो मैं उसको चेंज भी नहीं कर सकता। बट इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि जो चीज़ आप कह रहे हो उसके होने के चांसेस, लेट से अगर दो इवेंट्स हैं उनके होने के चांसेस 50-50% है, तो वो मैं 60-40 या 70-30 कैसे कर पाता हूँ? और क्यों मैं कुछ चीज़ें कहता हूँ कुछ चीज़ें नहीं कहता? क्यों मैंने कहा आपको कि आप इस मार्केट के अंदर खरीदें या ये ऊपर जाएगा? क्यों बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं नहीं कह रहा था कि 6,000 पे आ जाएगी, 7,500 पे आ जाएगी? आपको बहुत ढंग से समझ आने लगेगा अगर आप ये बुक्स को थोड़ा ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे, मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। बिहेवियरल फाइनेंस हमें नहीं पढ़ाई जाती इन डेप्थ, और जब मैं खुद से पढ़ता हूँ तो मुझे समझ आता है क्यों नहीं पढ़ाई जाती। बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी हो जाती है और बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन हमें रियल लाइफ में करना पड़ता है खुद से। इसमें कोई आपके कंक्लूजन्स नहीं ड्राइव कर सकते आप। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है स्कूल्स और कॉलेजेस की हमारी, कि पैसे के बारे में नहीं सिखाते। पैसा कैसे कमाना है, बेसिकली किसी और के लिए काम करना है वो सिखाया जाता है, बट खुद के बिजनेसेस कैसे खड़े करने हैं वो नहीं सिखाए जाते। एंड बिहेवियरल फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी एल्यूसिव रहा है काफ़ी जगहों पे एंड उसको नहीं कवर किया जाता। बट मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन बुक्स को पढ़िए एंड मेरी वीडियोस देखिए और अपने आप को एक बेटर इन्वेस्टर, एक बेटर ट्रेडर बनाए। मैं यहाँ पे अपने इनसाइट्स शेयर करूंगा, होपफुली उनसे आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली वीडियो को। तो निफ्टी खड़ा है 14,000 पे। टॉपिक हमने देख लिया, हमारा ग्रीड एंड फियर है। अब ग्रीड और फियर एक इंसान के अंदर हमेशा ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी आपके पास सिर्फ एक होगा, कभी दूसरा ट्रेट नहीं होगा, एक ही ट्रेट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो होता क्या है, आप जब भी कोई डिसीजन ले रहे होते हैं उस डिसीजन का फेल होने का या उल्टा पड़ने का फियर भी होता है, और वो डिसीजन सक्सीड कर जाए और उससे आपको रिजल्ट्स मिल जाए उसका एक ग्रीड भी होता है। तो दोनों ही आपके अंदर प्रेजेंट होते हैं और हर डिसीजन मेकिंग के अंदर हमेशा प्रेजेंट होते हैं। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, ये बहुत ही नेचुरल चीज है। ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड ऐसे ही वर्क करता है। दोनों चीजों को आप वे करते हो, आप कहोगे यार ये ऑप्शन बेटर है, ये ऑप्शन थोड़ा कम बेटर है, तो फिर आप इस ऑप्शन को ले लोगे, इस वाले को रिजेक्ट कर दोगे। बट अगर हम देखते हैं कि ये ऑप्शन हमें थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है तो हमें इसमें आउटकम में फियर दिख रहा है, हमें लग रहा है कि अच्छा नहीं कर पाएगा, और इसमें हमें लग रहा है कि वो अच्छा कर पाएगा, फिर हम इस आउटकम को लेंगे और इस वाले को नहीं लेंगे। तो वो हमें देखना पड़ता है कि हम किस तरीके से डिसीजन मेकिंग अपनी कर पाते हैं, क्या क्या सिचुएशंस हमें इंपैक्ट कर रही है डिसीजन लेते समय, और किस समय हमें किन सिचुएशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो होता क्या है, मार्केट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक बार में चल रही होती हैं।
अगला टॉपिक हमारा होगा हाउ टू रिड्यूस नॉइज इन द मार्केट्स। लेकिन आप सोचें कि जो भी चीजें आप आसपास देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन है, उसमें से मोस्टली सब कुछ नॉइज होता है। तो एग्जैक्टली आप उसको इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते। अगर आप उसको एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते तो उसके बेसिस पे आप काम नहीं कर सकते। तो इसलिए ग्रीड या फियर किसी भी डिसीजन मेकिंग में जब आपके पास आ रहा है तो आप उस बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि हो सकता है कि वो जिस बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हैं वो इंफॉर्मेशन ना हो, वो नॉइज हो। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इंफॉर्मेशन पे फोकस करें, आउटकम्स को वे करें दोनों को, और उसके बाद डिसाइड करें। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कोविड क्रैश का। जब कोविड क्रैश आना शुरू हुआ था किसी को नहीं लगा कि मार्केट इतनी स्पीड से गिर सकती है, इतनी हैवी करेक्शन दिखा सकती है, इतना शार्प सेल ऑफ आ सकता है। बट चलो वो सेल ऑफ आ गया। उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट दिखा रही थी कि मैं ऊपर जा रही हूं। उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा होगा? यार निफ्टी 7,500 पे गिर गया है, हो सकता है ये वापस वहां चला जाए। या बहुत सारे लोग यूट्यूब पे और इधर उधर आके कह रहे हैं 6,000 होएगा निफ्टी, 4,000 होएगा निफ्टी। मेरे आसपास तो लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई दुकानें नहीं खुली, कुछ भी नहीं खुला हुआ। तो क्या मैं इस समय एक ऐसा डिसीजन लूं कि मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूं और मेरा पैसा डूब जाए, या फिर मैं बिल्कुल इससे बाहर बैठूं और मैं इसको बिल्कुल अवॉइड करूं क्योंकि मुझे तो दिख रहा है कि सब कुछ बिगड़ गया है? आपके माइंड में उस समय बिल्कुल एग्जैक्टली यही चल रहा होगा। इन्वेस्ट करना है, नहीं करना, करना है उसके आपको पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं लग रही होंगी, नहीं करना उसके 100 रीजन आप उस दिन जस्टिफाई कर पा रहे थे, इंक्लूडिंग मी। मैं भी अगर नहीं करना चाह रहा था, मेरे पास इतने ज्यादा रीजन थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि निफ्टी दिखा चुका था कि वो करेक्शन मोड के अंदर है, 7,500 टच कर चुका है। तो एक बहुत ही बड़ा पॉइंट था हमारे पास कि हाँ, इतने नीचे के लेवल्स पे एकदम डिप कर गया, हो सकता है और नीचे चला जाए। तो वो एक बहुत बड़ा फियर था वहां पे। हमारा जो ग्रीड था पैसे कमाने का, वो हमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा था, हमें बिल्कुल फियर था क्योंकि हमारा जो कमाया हुआ पैसा था वो तक हमसे छिन गया था। तो बहुत ही बुरी हालत हो रही थी उस समय। बट हुआ क्या, उसके बाद कहीं ना कहीं एक रैली दिखने लगी मार्केट्स के अंदर। मार्केट्स ने डिसाइड किया जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ था कि वो बॉटम रहेगा बस अब हमारा, और अब हम बढ़ना शुरू करते हैं। तो जिस दिन मार्केट बढ़नी शुरू करी उस दिन आप नहीं डिसाइड कर सकते कि हाँ इसके अंदर रैली, एक परमानेंट रैली का स्ट्रक्चर बन गया, परमानेंट बुल मार्केट बन गई है। डेफिनेटली नहीं कर सकते, मैं आपको कह भी नहीं रहा उस चीज को कैच करने की। बट हुआ क्या, जब वो ऊपर जाने लगा और जब वो स्ट्रेंथ दिखाता चला गया, हर स्टेप पे, हर फॉल पे वो स्ट्रेंथ दिखाता चला गया, तब भी लोग यकीन नहीं कर रहे थे। तब भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था या मानना नहीं चाह रहे थे कि ये एक परमानेंट रिवर्सल आ गया इस डाउन ट्रेंड के अंदर और अब ये ऊपर जाएगा। तो वो उस चीज को ना मानना जो आपके सामने आपको होती हुई दिख रही है और अपने बायसेस पकड़ के बैठना, एक बहुत ही बड़ा, मैं कहूंगा, नेगेटिव फैक्टर रहा काफी लोगों के लिए जिन्होंने नीचे के स्तरों पे बाइंग नहीं करी। हो सकता है आपको 8,500 पे समझ आया हो कि बुल रन स्टार्ट हो गया है, हो सकता है आपको 9,000 पे समझ आया हो सकता है आपको 10,000 पे समझ आया हो सकता है आपको 12,400 पे समझ आया हो जब पुराना हाई काटा निफ्टी ने अपना। कुछ लोगों को तो आज तक समझ नहीं आया कि परमानेंट बुल मार्केट एक नई स्टार्ट हो चुकी है, एक नई बुल मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। वो अभी भी डिनाइल में बैठे हैं। मुझे ध्यान है अभी रिसेंटली मंडे को जब मार्केट्स गिरी थी, एंड मैंने मंडे की रात को जो वीडियो रिकॉर्ड करके ट्यूसडे सुबह सुबह अपलोड करी थी, उसके अंदर मैंने यही कहा था कि फॉल्स मूव है, इसको आप इग्नोर करें। एंड आपने देखा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन उसने लगाया उस कैंडल को कैंसिल आउट करने के लिए। फ्राइडे की हॉलीडे थी क्रिसमस की, अगले मंडे फिर जब मार्केट खुली तो वो उसके ऊपर ही खुली, तो वो कैंडल बिल्कुल कैंसिल आउट हो गई। बट लोग इस चीज को मानने को नहीं तैयार। लोग अभी भी काफी आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे नहीं 8,000 पे आएगा, 7,500 पे आएगा, निफ्टी को नीचे आना है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। एक चीज लोग भूल जाते हैं, मार्केट बहुत ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग होती है, फ्यूचर को डिस्काउंट करके चल रही होती है। वहीं जहां कुछ बिजनेसेस की इनकम खत्म हो रही है, हमने देखा है बहुत बिजनेसेस की इनकम बढ़ भी रही है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट फिर से कोलैप्स हो जाएगा। यस, अनसर्टेनिटी है और काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है। आप मेरी स्टॉक मार्केट आउटलुक 2021 की वीडियो देख सकते हैं। बट जो ये ग्रीड और फियर का प्ले है ना, ये हमेशा हमें उल्टा फंसवाता है। इस समय क्या हो रहा है, उस समय भी हमारे पास फियर था कि हम इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। हमें दिख रहा था कि भैया सब कुछ तबाह हो रहा है और कितना नीचे चला जाए। अब हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें लग रहा है कि ये इतना ऊपर आ चुका है, कहीं ना कहीं इसको एक बड़ी करेक्शन देनी है। मार्केट्स का एक रूल गाइस और समझिए कि मार्केट्स इजीली आपको पैसा नहीं देना चाहती। कोई चैरिटी तो चल नहीं रही है यहाँ पे। अगर यहाँ पे चैरिटी चल रही होती तो सबको दान दिया जा रहा होता पैसा। कोई तो रीजन होगा ना कि 95% लोग यहाँ पैसा खोते हैं, और ट्रेडिंग में तो आई थिंक 95% से भी ऊपर लोग पैसा खोते हैं। कोई तो रीजन होगा इस बात का। वो यही रीजन है कि जो आपको दिख रहा होता है वो मार्केट पहले ही देख चुकी होती है। स्मार्ट मनी हम किसको कहते हैं? स्मार्ट मनी हम उसी मनी को कहते हैं जिसके पास इंफॉर्मेशन है या जिसके पास पैसा ज्यादा है। उसी जने को हम कह रहे होते हैं कि वो ऑपरेटर है या स्मार्ट मनी है, जो भी आप टर्म देना चाहें।
तो वो सारी चीजें पहले ही जज हो जाती हैं। अगर वो सारी चीजें पहले ही जज हो चुकी हैं, वो सारी चीजें पहली प्राइस में आ चुकी हैं स्टॉक्स के या मार्केट्स के, तो मार्केट्स उन पर रिएक्ट नहीं करेगी। और अगर मार्केट उन चीजों पे रिएक्ट कर रही है तो वो एक फॉल्स मूव है, जैसा हमने बहुत बारी देखा। अब जो ये नया कोरोना वायरस के स्ट्रेन की बातें चल रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि कोरोना वायरस म्यूटेट नहीं हो रहा डे वन से? डेफिनेटली हो रहा है, बट इस समय जरा मुझे नहीं समझ आ रहा पैनिक क्यों इतना फैल रहा है। तो वो मेरे को समझ नहीं आ रहा। उस पे एक दिन मार्केट में करेक्शन आ गई, सबको लगा कि भैया उस रीजन से करेक्शन आ रही है। मैं आपको यही कह रहा हूं, अगर मार्केट्स में कोई चीज पहले से पता है और उसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है तो वो एक फॉल्स मूव है, या वो उन लोगों को कंफर्मेशन देने के लिए जो ये समझते हैं कि मार्केट्स को नहीं पता कि ये चीज होनी है। अगर कोई ऐसी चीज है जो कि अनसर्टेन है बहुत ज्यादा, तब मार्केट्स बहुत वायलेंटली रिएक्ट करती हैं। जैसा कि जब आपका 12,500 से लगभग 12,500 से 7,500 पे निफ्टी गिरा था, तब तक हमें ये नहीं पता था कि कोरोना वायरस से ये देश कैसे निपटेगा, किस तरीके से फंक्शनिंग रहेगी। जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ है उस दिन बेस था मार्केट का, उसके बाद से आप देखोगे मार्केट्स ऊपर जा ही रही हैं। तो जैसे ही मार्केट को सर्टेनिटी मिली, उनको समझ आया कि किस तरीके से कंट्री बाहर निकलेगी कोरोना वायरस पैंडेमिक से, या किस तरीके से डील करेगी कंट्री उस एक इशू से जिसका समझ नहीं आ रहा था कि डीलिंग किस हिसाब से होनी चाहिए, मार्केट्स ने अपना बॉटम बना लिया। सर्टेनिटी मार्केट्स को बहुत ज्यादा पसंद है, अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो अब हम वापस आते हैं अपने 14,000 निफ्टी पे खड़ा है उसके फियर के बारे में। करना क्या है? आप कहोगे जतिन बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हो, बट करना क्या है 14,000 निफ्टी पे? सबसे पहली बात समझिए, अगर आपका होराइजन लंबा है, और लिटरली लंबा है, ऐसा नहीं कि 6 महीने में करेक्शन आ जाए और आप परेशान हो जाए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी क्वालिटी की कंपनीज उठाएं, जिन कंपनीज की अर्निंग्स आप समझ पा रहे हैं, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी समझ पा रहे हैं, उनको जरूर उठाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि मार्केट काफी ही सारी जो खराब न्यूज है, खराब इंफॉर्मेशन है, उसको डिस्काउंट कर चुकी है। मुझे पर्सनली क्या लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि छोटे लेवल की करेक्शन आनी चाहिए मार्केट्स के अंदर, बट हो सकता है वो थोड़ा सा और ऊपर जाके आए, मे बी 14,200 पे जाके आए, हो सकता है 14,500 पे जाके आए, और हो सकता है 14,000 जहां पे अभी खड़ा है वहीं से भी आ जाए। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि चली मार्केट काफी नीचे से है। एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि जो 12,400 इसने ब्रेक किया था, अगर वो एक ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है मार्केट और एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है, तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि वो बुलिश ट्रेंड के अंदर है, वो बेरिश ट्रेंड नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि 12,400 वापस रीटेस्ट होना चाहिए, मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता। क्या मार्केट वापस 13,500, 13,200, 250, 13,000 तक भी आ सकती है? तो बिल्कुल आ सकती है, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती। इट विल बी अ वेरी वेरी हेल्दी करेक्शन फॉर द मार्केट्स। एंड जिस हिसाब से मार्केट्स ने रैली दी है, अगर 1,000 पॉइंट के यहाँ से करेक्शन भी आ जाती है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। तो ये तो बात हो गई लंबे इन्वेस्टर्स के लिए कि आप 3 साल 5 साल का होराइजन लेके चल रहे हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को क्या करना है? तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फियर होना चाहिए कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। उस चीज का फियर हमेशा माइंड में रखो कि वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी। अगर आपके पास वो फियर है वॉलेटिलिटी वाला कि वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी और मार्केट्स मुझे कभी भी बाहर कर सकती हैं, तो आप स्टॉप लॉसेस बहुत ढंग से लगा के चलोगे। और अगर आपके स्टॉप लॉसेस अच्छी जगह पे लगे हुए हैं, ढंग से लगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली आप फॉलो कर रहे हो उसको, तो फिर आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड मार्केट्स लेट्स से यहाँ से रिवर्स होती है और आपकी पोजीशन दूसरी साइड की थी, तो आप काफी सेफली अपने लॉसेस को लिमिट करके बाहर हो जाओगे। जब वापस बारी आएगी चढ़ने की मार्केट में या काम करने की, तब आप वापस मार्केट में घुसिए और काम करिए। बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट्स को पहले सुनना और उसके बाद अपना डिसीजन मेकिंग करना। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे साथ भी होती थी जब मैं खुद बहुत छोटे लेवल पे मार्केट में काम करता था, वो यही थी, या जब मैं मार्केट में नया नया आया था, बेसिकली मैं चाहता था मार्केट्स मेरे हिसाब से चले। मुझे ये लग रहा है इसलिए ये होना चाहिए, मुझे ये डेटा पॉइंट मिला इसलिए ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से चले मार्केट। बट हमें मार्केट के हिसाब से चलना है। मार्केट अगर कह रही है कि मैं बुलिश हूं तो बुलिश रहो, मार्केट कह रही है कि मैं बेरिश हूं तो बेरिश रहो। मार्केट जो कह रही है उस हिसाब से काम करो। अगर आप मार्केट्स के बेसिस पे काम नहीं करोगे, मार्केट्स आपको बिल्कुल बैंकरप्ट करने की पावर रखती हैं। और आप तो क्या, मार्केट सबको बैंकरप्ट करने की पावर रखती हैं। तो बहुत ज्यादा आपको संभल के चलने की जरूरत है शेयर बाजार के अंदर। कैपिटल मार्केट नाम है इसका, जिसके पास ज्यादा कैपिटल वो उतना ही पावरफुल, बट जिसके पास दिमाग होगा वो ही कैपिटल यहां से कमा पाएगा। ऐसा नहीं है कि सब लोग यहां पे कैपिटल कमा सकते हैं। जिसके पास जितनी कैपिटल वो उतना पावरफुल होता है डेफिनेटली। बट इन मार्केट्स की एक बहुत ही अच्छी चीज है कि जैसे मेरे ख्याल से मिस्टर वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि मनी मूव्स फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। तो जो भी
व्यक्ति पेशेंस दिखाएगा या समझदारी दिखाएगा, मार्केट्स उसको रिवॉर्ड करती हैं और बहुत ही हैंडसमली रिवॉर्ड करती हैं। बट लंबे समय में जो रिवॉर्ड्स आते हैं ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन छोड़ दो, 2 मिनट्स मैगी नूडल्स की ग्रेटिफिकेशन छोड़ दो, 2 मिनट्स मैगी नूडल्स बनाने वाली कंपनी पे जरूर नजर रखो, बट 2 मिनट्स वाली वो रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस अगर आप छोड़ दो तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ लाइफ इन जनरल भी एंड स्टॉक मार्केट्स भी आपको इतना हैंडसमली रिवॉर्ड करेंगी कि आप खुद हैरान रह जाओगे कि क्या से क्या हो गया। तो ग्रीड और फियर गाइस हर पोर्टफोलियो के अंदर देखे जाते हैं। मेरे पोर्टफोलियो के अंदर भी वो इंपैक्ट कर रहे होते हैं, आपके पोर्टफोलियो को भी वो इंपैक्ट कर रहे होते हैं। हमें ये देखना होता है कि उस सही जगह पे सही इमोशन को हम यूटिलाइज कर सकें। मार्केट जब बहुत ज़्यादा गिर रही होती हैं तब हमें फियरलेस होकर बाइंग करनी पड़ती है, तब हम फियरफुल नहीं हो सकते। फियरलेस होकर बाइंग करने में बहुत ज़्यादा करेज लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इट्स नॉट ईजी एट ऑल, मैं आपको पहले ही बता दूं, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है, बहुत ज़्यादा करेज जुटाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है और उसके बाद ही आप कर पाते हैं। इसी रीज़न से मार्केट में पैसा बहुत कम लोग कमा पाते हैं। और जब वो फियरलेस होकर मैं बाइंग मान लो कि वहाँ पे कर रहा हूँ या आप वहाँ पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रीड अपना रोल प्ले आउट कर रहा होता है, क्योंकि आपको उम्मीद होती है कि ये पैसा कहीं ना कहीं जाके बढ़ेगा। तो ग्रीड और फियर बिल्कुल हैंड इन हैंड चलते हैं, बट हमें देखना है कि हमें कहाँ पे किसको डिप्लॉय करना है और किसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करनी है। ऐसा ना हो कि जिस समय ग्रीड को ओवर पावर करना चाहिए फियर को, उस समय फियर ओवर पावर कर जाए ग्रीड को। बहुत ज़्यादा ढंग से इनको समझो, अपने बिहेवियर्स को समझो और ध्यान रखो। अपने बिहेवियरल फाइनेंस को थोड़ा एनहांस करो, कहीं ना कहीं अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा एनहांस करो, अपने आप को समझना शुरू करो। थोड़ा आपको लगेगा स्पिरिचुअल गुरु जैसी बातें कर रहा हूँ मैं, बट डेफिनेटली बिहेवियरल फाइनेंस हो गई या मार्केट की साइकोलॉजी हो गई, आपकी खुद की साइकोलॉजी हो गई, अगर आप उसको समझेंगे तो वो स्पिरिचुअल जर्नी ही होगी आपके लिए। एंड अगर उस स्पिरिचुअल जर्नी पे चलने से आपकी इन्वेस्टिंग, आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होती है, तो आपको डेफिनेटली चलना चाहिए और उसमें पहला कदम उठाना चाहिए। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ग्रीड और फियर के ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके, जब उन्होंने आपको ओवर पावर किया और आपने गलत डिसीजन लिया, और जब उन्होंने ओवर पावर किया और आपने सही डिसीजन लिया। तो कमेंट सेक्शन में मुझे 2 इंसिडेंट्स ज़रूर बताएं एंड उसके बाद मैं आपसे इंटरेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरी रिकमेंडेशन है, आई वुड हाईली रिकमेंड टू रीड दोज 2 बुक्स, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अमेजोन के लिंक्स में डाल रहा हूँ, आप अमेजोन से सीधा ऑर्डर कर सकते हैं। प्लीज रीड दोज बुक्स, दे आर गोइंग टू ओपन योर आईज टू अनदर वर्ल्ड। मैं भी पहले मार्केट्स को बहुत प्लेन नजरिए से देखता था, बट जब मैंने ये साइकोलॉजी देखनी शुरू करी है मार्केट्स की, इनका बिहेवियर समझना स्टार्ट किया है, अपना खुद का बिहेवियर समझना स्टार्ट किया। आखिरकार मार्केट हम लोगों से ही बनती है। अपना खुद का बिहेवियर जब मुझे पता चलना शुरू हुआ है ना, मेरी इन्वेस्टिंग, मेरी ट्रेडिंग बहुत बेटर हो गई है। बहुत बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में इंप्रूवमेंट लाने का, और कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी भी सही चीज़ें सीखते रहेंगे, काफ़ी चीज़ें सीखेंगे जो गलत रहेंगी हमारे लिए, हम स्टम्बल करेंगे कहीं ना कहीं, बट अब हमें पता है कि उठ के हमें किस डायरेक्शन में चलना है वापस। तो गिरो, बट आपको डायरेक्शन सही पता होनी चाहिए चलने की। तो वो सही डायरेक्शन चलने की बिहेवियरल फाइनेंस आपको देगा स्टॉक मार्केट्स के अंदर। और यही एक मैं कहूँगा मेरा एज रहा इन पिछले कुछ महीनों में, कि मैं मार्केट्स के अंदर बहुत ढंग से फंक्शनिंग कर सका या आप लोगों को बहुत ढंग से गाइड कर सका। वो मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि मेरा खुद का नज़रिया मार्केट्स को देखने का काफ़ी चेंज हो गया था, और मैं एक अपना पॉजिटिव चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने काफ़ी जल्दी अडेप्ट किया उस स्टाइल को। मैंने उसमें क्वेश्चंस बाद में उठाए, मार्केट्स को समझा, उसके बाद अपना एनालिसिस करना स्टार्ट किया, तो उस स्टाइल से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। एंड मेरी हाई रिकमेंडेशन है कि आप भी बिहेवियरल फाइनेंस पे थोड़ा सा टाइम व्यतीत करें, बिल्कुल अपना। एंड अगर आप ये बुक्स भी नहीं पढ़ना चाहते, मेरी वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे आती रहेंगी, पूरी सीरीज कोशिश है मेरी जितने टॉपिक्स मैं कवर कर सकूं उतने मैं बनाऊं, और वो सारे ही टॉपिक्स आप लोगों के लिए आते रहेंगे। इनफैक्ट मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ, ये सीरीज खाली वीडियो फॉर्मेट में नहीं, पॉडकास्ट फॉर्मेट में भी जारी है। तो अगर आप किसी भी पॉडकास्ट पे हैं, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, किसी पर भी हैं आप, द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट सर्च करें एंड वहां पे आपको बिहेवियरल फाइनेंस की सीरीज पूरी दिख जाएगी। तो फर्स्ट एपिसोड था ग्रीड एंड फियर, निफ्टी स्टैंडिंग एट 14,000, व्हाट शुड वी डू। मैं इसमें भी आपको बता चुका हूं कि क्या करना है। लाइफ के अंदर भी हमेशा, मार्केट्स के अंदर भी हमेशा आपको बहुत ही क्लैरिटी होने की ज़रूरत है अगर आप काम करना चाह रहे हैं। एंड लेट से आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, तो अपने स्टॉप लॉसेस बहुत पास पास रखें, ताकि इतना बड़ा झटका लाइफ में या मार्केट्स आपको ना दे जाएं कि आप उससे कभी ऊपर ना निकल सकें या उठ ना पाए।
और हमें एक सही डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि जब हम गिरें उठें तो हम सही डायरेक्शन में चलने लगे, हम गलत डायरेक्शन में ना चले जाए। तो ये सारी चीज़ों को समझते हुए इन सारे टॉपिक्स को आगे और भी डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो जब हम करेंगे तो नए नए टॉपिक्स और एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी ऑन हाउ टू रिड्यूस नॉइज इन द मार्केट्स। बट आज की इस वीडियो एंड पॉडकास्ट के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं तो पॉडकास्ट को थोड़ा स्प्रेड करिए। लेट्स ग्रो दिस पॉडकास्ट ऑडियंस टुगेदर एंड आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।